नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 9 मई रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड स्थित श्रीनगर में रहने वाली ज्योति कुशवाहा को उसके शराबी पति ने शनिवार रात मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा पति राम भरोसे कुशवाहा घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में माधवनगर थाना पुलिस जुटी हुई है। हत्यारा पति पिछले महीने 27 अप्रैल को ही कोरोना काल के चलते उज्जैन के भैरवगढ़ जेल से पैरोल पर छूटकर घर आया था। उसने लगभग 8 साल पहले क्षेत्र में ही रहने वाले युवक की हत्या की थी, जिसके जुर्म में उसे उम्र कैद हुई थी। जानकारी के अनुसार शनिवार रात 9 बजे के करीब राम भरोसे और पत्नी ज्योति के बीच पैसे मांगने को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि राम भरोसे ने घर में रखे चाकू से पत्नी ज्योति के सीने में वार कर दिया। घर में उपस्थित दोनों बेटों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक चाकू अपना काम कर चुका था। घटना के बाद से हत्यारा पति फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए। माधवनगर थाना पुलिस ने रविवार सुबह मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। श्रीनगर कॉलोनी में प्रथम दृष्टया एक हत्या का मामला प्रतीत हुआ है, जिसमें मृतका को एफएसएल एवं फोटोग्राफर की कार्रवाई करवा के पीएम रूम में भेजा गया है एवं परिवारजनों के द्वारा बताया गया है कि उसके पति द्वारा उसकी हत्या की गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं घटना की एवं आरोपी की पता। उज्जैन के नीलगंगा चौराहे पर स्थित नारायण डेयरी को रविवार सुबह सील कर दिया गया। डेयरी संचालक निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलकर व्यवसाय कर रहा था। जानकारी लगने पर प्रशासन की टीम पहुंची और कार्यवाही की। देवास के मक्सी रोड पर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उराई से आ रही बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराने के बाद खाई में पलट गई, जिससे कार के चालक समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें एक बालक भी शामिल है। वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को देवास के जिला अस्पताल लाया गया है। 3 लोगों को गंभीर हालत के चलते इंदौर रेफर किया था, लेकिन रास्ते में एक और घायल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उराई से बारातियों को लेकर 3 वाहन आ रहे थे। शनिवार रात करीब 9 बजे शाजापुर जिले के मक्सी रोड पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने की कोशिश में डिवाइडर से टकराने के बाद खंबे से टकराकर खाई में पलट गई। टोंक कला चौकी प्रभारी विजेंद्र सोलंकी ने बताया कि हादसे के दौरान हमारी टीम गश्त कर रही थी। हादसा हमारे सामने ही हुआ। हमारी टीम ने तत्काल कार में फंसे लोगों को निकाला। दूल्हा खुद अपने वाहन से घायलों और मृतकों को जिला चिकित्सालय लेकर आया, लेकिन तब तक 14 वर्षीय पुष्पेंद्र पिता नरेंद्र, सुरेंद्र पिता भगवान और चालक मनोज की मौत हो गई थी। वहीं दुर्घटना में शाकिर पिता इब्राहिम, महेंद्र पिता बाबूलाल और दूल्हे के पिता अमर सिंह पिता बनवारी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते इंदौर रेफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में शाकिर पिता इब्राहिम की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था। इसी कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक की भी मौत हो गई है। सर विलेज एयर से बारात आ रही थी, रास्ते में गाड़ी आने क्या कारण हुआ, गाय आ गई, भैंस आ गई, जो हुआ गाड़ी उसको नवंटर हो गई, गाड़ी पलट गई। तो ये गाड़ी जो है रास्ते में कोई गाय आई क्या आई, ड्राइवर के बताने से उसने ब्रेक लिए, खाई में गई, 2-3 पलटी खाई और उसमें गिर गई। तो 6 लोग टोटल गाड़ी में थे, जो परमिशन एसडीएम दिया हुआ था, 5 सवारियों 1 ड्राइवर। शनिवार को नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में संचालित हिंदुस्तान बायोडीजल पंप की गत दिवस जांच के दौरान पंप बिना किसी एनओसी के संचालित पाए जाने के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उक्त कार्यवाही करते हुए बायोडीजल जब्त कर पंप को सीलबंद करने की कार्यवाही की। जांच के दौरान पाया गया कि पंप संचालक दिल्ली निवासी दिलशाद अहमद द्वारा बायोडीजल पंप के ऑफिस के पीछे महिंद्रा कंपनी के बोलेरो 4 पहिया वाहन क्रमांक MP13GB 1843 को खड़ा कर टैंक में लगे नोजल से ट्रक क्रमांक MP09SS9993 को विक्रय करते पाया गया। जाँच के दौरान टैंक से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर सील बंद किया गया तथा पेट्रोलियम पदार्थ की डेंसिटी ज्ञात करने पर 830 से 900 तक का नहीं होना पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ में हाइड्रोमीटर डालने पर हाइड्रोमीटर पूर्णतः डूब गया। इस प्रकार मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया, जिस वजह से खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
जिले में प्रकोप बन चुकी कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू के तहत आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिन पर उचित कार्यवाही की जा रही है। शनिवार शाम को भी कोतवाली सीएसपी और तहसीलदार की टीम ने दौलतगंज क्षेत्र की भगवती गली स्थित सागर एजेंसी नामक दुकान को सील कर दिया। दुकान संचालक प्रमोद पिता प्रहलाद रमानी गाइडलाइन के विपरीत दुकान खोलकर व्यापार करता पाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एवं देश भर के तमाम वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की तीसरी लहर का अंदेशा ही नहीं जताया, बल्कि पूरी तरह सावधान रहने को भी कहा है। उन्हेल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच और निकट भविष्य में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती को लेकर जनता को कितना सजग रहना चाहिए, सरकार और मीडिया को अपनी भूमिका में किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए, यह अब एक खोज का विषय बन गया है। अभय न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो देखा प्राइवेट क्लिनिकों में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर जो रोजाना अपने क्लिनिकों में 10-10 मरीजों को बॉटल चढ़ा रहे हैं और एक ही कमरे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब बात उनके हाथों से निकल जाती है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह देने लगते हैं। 10 दिन के इलाज के बाद फिर हॉस्पिटल में होने वाली मृत्यु दर में लगातार इजाफा हो रहा है। पीएससी में लगभग 2-2.5 हजार में से 1500 वर्तमान मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जिनमें लगभग 2 से ज्यादा मरीजों का रोजाना इलाज किया जाता है। ऐसे में संबंधित डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये कोविड का पेशेंट है? यदि यहाँ के अस्पतालों में इसी तरह की लापरवाही चलती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना का तीसरा पीक गांव से ही आए। ग्रामीण में बहुत अधिक पेशेंट देखने में आ रहे हैं। इसमें ग्रामीण में एक मुख्य भ्रम देखने में आ रहा है कि जो पेशेंट है उसे सामान्य रूप से जैसे भोजन में, खाने में, स्वाद में, टेस्टिंग में फ़र्क आता है तो उसे यहाँ के आरएमटी डॉक्टर द्वारा टाइफाइड प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है, जो कि वास्तविकता में अभी वर्तमान में टाइफाइड ना होकर के उसे कोरोना के लक्षण के रूप में भी हमें देखना चाहिए और अधिक से अधिक टेस्टिंग करवाने के हमें प्रयास करना चाहिए। उन सभी ग्रामीण के जितने भी पेशेंट आ रहे हैं या उन आरएमटी डॉक्टरों को पहले कोविड टेस्टिंग करवाना चाहिए, उसके बाद में उनका जो है इलाज जितना संभव हो सके उतना करना चाहिए। और ये डॉक्टर 2-3 दिन उसका उपचार करने में समय निकाल देते हैं, इतने मरीज ज़्यादा गंभीर हो जाता है और गंभीर होने के बाद फिर वो शहरों की ओर भागता है। तब तक वो बिल्कुल हताश हो जाता है, उसको ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और वो मरने की ओर चला जाता है। इसीलिए मृत्यु दर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में वो टोटल आरएमपी डॉक्टरों को पूरी तरह सील किया गया, शासन के द्वारा कोई भी इलाज नहीं किया गया, तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी संक्रमण नहीं था। इस बार शहरी क्षेत्र जैसा जन जागरण ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहा कोविड के लिए, तो वहाँ पे न तो कोई मास्क का पालन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, न कोई दूरी होती है, न किसी का लॉकडाउन की प्रक्रिया रहती है। दूसरी खास बात कि कहीं जांच भी नहीं हो पाती कोविड के मरीज को अस्पताल भी नहीं पहुँच पाता हो। तो हमारे पास जो मरीज आते हैं ऐसी स्थिति में वो ऐसे आते हैं कि जो बहुत गंभीर अवस्था में आ जाते हैं, जब उनकी सांस चलने लगती है। कोविड में सांस चलने का मतलब एक गंभीर स्थिति का होना है। नागदा में जहां बीमा अस्पताल कोविड सेंटर में 20 मरीज भर्ती हैं तो आइसोलेशन में 16 मरीज एवं आईसीयू में 6 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं 7 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। उक्त सभी मरीज गंभीर रूप से बीमार थे। कल सिविल अस्पताल नागदा के फ्लू ओपीडी में 170 मरीज आए, जिसमें से 149 मरीजों की कोविड जांच की गई। नागदा के कुल 69 कंटेनमेंट एरिया में 80 एक्टिव केस हैं। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आम जनता से अपील की है कि प्रारंभिक लक्षणों पर ही सिविल अस्पताल नागदा की ओपीडी में चिकित्सकों को दिखाएं, जिससे कि बीमारी के गंभीर होने से पहले उसका उपचार किया जा सके, क्योंकि अभी तक कुल 42 भर्ती मरीजों में से सभी मरीजों की स्थिति गंभीर है, जो अभी ऑक्सीजन पर हैं। इसके अलावा 18+ वाले कैंडिडेट के टीकाकरण का शुभारंभ कल 8 मई को ग्रेसिम खेल परिसर में हुआ, जिसमें 90 युवाओं को टीकाकृत किया गया। साथ ही कन्या शाला स्कूल में 45 उम्र वाले 270 लोगों का, रामलीला मैदान में 148 का टीकाकरण किया गया।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।